Once again in the lecture number 3 of chapter called as solid state. In this particular lecture we are going to learn about the type of unit cell and what is the packing fraction, what is the relation between A and R, what is going to be the coordination number, and what is the number of atom present in per unit cell. So this is all about the lecture number 3. So let's start. Here you can see I have highlighted 4 images और 4 डायग्राम 1 2 3 4. ठीक है, अब ये चारों जो सिस्टम है, ये चारों तो नहीं, हम पहला दूसरा तीसरा दैट इज़ योर क्यूबिक सिंपल बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. ये 5 चीज़ों का हमारा डिस्कशन होगा हर एक सिस्टम के लिए. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेल दैट इज़ योर सिंपल यूनिट सेल. सिंपल यूनिट सेल. अब सिंपल यूनिट सेल किसे कहा जाता है? अ यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट इफ लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट कॉर्नर सच यूनिट सेल इज called as सिंपल एंड प्रिमिटिव. सिंपल और प्रिमिटिव. ठीक है, तो हमारा सबसे पहले डिस्कशन इसी के बारे में करना है. अच्छा, अब ये जो है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, तो इसको मैं ज़रा बाद में डिस्कस करूँगा. मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर. So what is the coordination number for simple? Coordination number. ठीक है भाई, अब ये जो coordination number होता है इसका मतलब क्या होता है? One atom is getting touched by how many atom? मतलब एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं. तो एक एटम को 2 लोग अगर टच करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा. 3 टच करेंगे तो 3 होगा. एग्जांपल मैं आपको सिंपल पहले दे देता हूँ. अगर ये मैंने सिंगल लेयर बना के रखी है, ठीक है, ये सिंगल लेयर है. अगर मैंने डबल लेयर बना दिया, डबल लेयर में भी हमारे पास 2 तरह का पैटर्न मिलता है. हाँ, इफ़ यू लुक एट दिस, अगर कोई आपसे पूछे ये जो एटम है जिसको मैंने हाईलाइट किया ये कितनों को टच कर रहा है, तो एक लेयर है तो ये भाई उसके राइट और लेफ्ट में 2 ही एटम है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. अगर मैं इसमें आता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ ये जो सेंटर में है, ये जिसके अंदर मैंने ब्लैक सेंटर बताया है, ये कितनों को टच कर रहा है? तो आप देखिए ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी. तो टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका? 6. बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो हमारे को जो डिस्कशन करना है वो हमको सिंपल वाले के लिए करना है. तो अगर आप इमेज को देखते हैं ध्यान से, जो पहला वाला इमेज है, सी ये जो है इसको आप इमेजिन करिए स्फेरिकल बॉल है. टेनिस की 4 बॉल नीचे रखी है और 4 बॉल उसके ऊपर मैंने प्लेस कर दी है, तो हमको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखेगा. आप ध्यान से देखिए, जिसको मैं सेंटर को हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लैक से. बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके भी जो पीछे है वो देख लीजिए. ये पहली लेयर है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया. दिस इज़ द फर्स्ट लेयर. अब इसी के ऊपर मैंने एक और लेयर रखी है. अब मैं इसको बना रहा हूँ. अच्छा, होता क्या है, जब आप एक्सरे पास करते हैं तो जो एटम्स के सेंटर होते हैं वहाँ पे जो है एक्सरे वहाँ से पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, तो वो डॉट डॉट छूट जाता है. तो उसी को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, तो हमको एक सिस्टम दिख जाता है. दैट इज़ अ योर क्यूब और रोम्बोहेड्रल या टेट्रागोनल या फिर मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, तो उसके हिसाब से हम बोलते हैं. तो ये जो मैंने अभी बना दिया ये आपका परफेक्ट क्यूब है. इफ़ यू लुक एट दिस क्यूब, उसको मैंने रेड से दिखाना है. जस्ट सी, अगर ये जो रेड वाला एटम है यहाँ पे, ये एटम ये वाला एटम है मान लेते हैं. सो दिस इज़ टचिंग to this atom and your
लेफ्ट वाला दिस वन, ये दो को टच कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, दिस एंड दिस, एंड सिमिलरली इट इज़ टचिंग द अपर वन, तो इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, यहाँ भी वो टच कर रहा है। अच्छा, ये तो अकेला है, अब हमको पता है सिस्टम में तो अकेला यूनिट सेल नहीं होगा, उसके चारों साइड में होंगे, तो इस एक्सिस पे एक एटम मिल सकता है, इस एक्सिस पे भी मिल सकता है, और इस एक्सिस पे भी मिल सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो एटम है वो कितनों को टच कर रहा है भाई, 6 को टच करेगा। तो फॉर सिंपल यूनिट सेल कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू 6। बात समझ में आ रही है? अब जरा मैं इफेक्टिव एटम के ऊपर आ जाता हूँ। नो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफेक्टिव एटम? इफेक्टिव एटम का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल एटम कितना है, एक्चुअल एटम, ठीक है। इफ़ यू लुक एट द डायग्राम, बच्चों को लगेगा कि सर इसमें तो 8 एटम है, हाँ बच्चा सही समझ रहा है, लेकिन जब आप उसका एक्चुअल एनालिसिस करते हैं, अगर मैंने ये वाले को देखा जो कट करके दिखाया गया है एकदम राइट साइड में, रेड से मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सी इसमें अगर आपने ध्यान से देखा तो एक्चुअली ये तो पूरा क्यूब दिख ही नहीं रहा है, ये तो कट फॉर्म में दिख रहा है। इफ़ यू इमेजिन द क्यूबॉइड वाला अगर आपने देखा है जो हम लोग गेम खेलते हैं, तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ ये जो कॉर्नर पे एटम है, कॉर्नर एटम गिव्स 1/8 ऑफ कंट्रीब्यूशन, बराबर है, वो तो 1/8 ही कंट्रीब्यूशन देता है अपना टू 1 यूनिट सेल, क्योंकि वो 8 के बीच में शेयर किया जा रहा है, तो एक में उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8 ही आएगा। तो ऐसे हमारे पास टोटल कितने हैं, 8 है। तो एक्चुअल इफेक्टिव एटम कितना आ रहा है, एक से तो 1/8 आ रहा है, और हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर है, तो मिला के कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। सो इफेक्टिव एटम दैट इज एन एक्चुअल एटम, इट इज़ डिनोटेड बाय Z। कितना बन रहा है भाई, सिंपल के लिए 1 बन रहा है। आई होप बात समझ में आ रही है। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस। तो एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, जरा वो भी देख लेते हैं। सी नेक्स्ट जो है रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए का मतलब एज लेंथ है और आर का मतलब रेडियस है। अगर आपने ध्यान से समझा, अगर मैं ये यहाँ पे बना रहा हूँ, 4 टेनिस की बॉल ली मैंने और उसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, दे आर लाइक टचिंग टू ईच अदर। तो ये जो है क्यूब का मैंने बोल दिया ये बेस है, बॉटम वाला हिस्सा है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे, अगर मैं इसी में बात कर रहा हूँ, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है 4 टेनिस की बॉल को जब आप जोड़ोगे तो ऐसे कुछ बनेगा। तो ये जो है एज इसकी जो है, सी हियर द एज लेंथ, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए, और ए बराबर क्या होगा, ये रेडियस और ये रेडियस है। सो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2r, क्योंकि दो हाफ हाफ मिलके ए बन रहा है ना भाई। अगर आपने इसमें देखा दिस वन, सो देयर इज अ हाफ and this half, the same thing goes here also, this is a half and this is a half, so A is equals to 2r. this is the relation for simple unit cell. so A बराबर क्या हो जाएगा भाई, A is equals to 2r, and that is r equals to A by 2. तो ये दोनों फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, एंड दिस आर आस्क्ड फॉर MCQ में, ये सब पूछा जाता है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, पक्का? चलो अब हमने डिस्कस करना है पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। पैकिंग एफिशिएंसी जो है, ज़रा उसको भी इसी में समझ लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। पैकिंग एफिशिएंसी सी हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है भाई, एक क्यूब के अंदर कितना एक्चुअल
एटम्स ऑक्यूपाई हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, हाँ। सो नाउ व्हाट इज पैकिंग efficiency for simple unit cell, for simple unit cell। ठीक है भाई, तो सिंपल देखिए, इसका फॉर्मूला पहले बता देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय atoms present in यूनिट सेल। ठीक है, अब एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम है और उनका टोटल वॉल्यूम जो भी होगा, नंबर ऑफ एटम इनटू एक का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जो है, इसमें कितने इफेक्टिव एटम आ रहे थे भाई, एक आ रहा था। Z इंटू एक का वॉल्यूम कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A इंटू ए दैट इज A क्यूब। सो Z इज 1, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब। Okay, now we know that there is a relation between A and R. So what we do, if you just try to simplify this, अभी इसको मैं रेड से कर रहा हूँ। अब मैंने Z की जगह पे प्लेस कर दिया 1, ठीक है। अब ये हो गया इंटू 4/3 दैट इज़ 1.33 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब। A की जगह पे मैंने क्या पुटअप करना है, ऊपर दिखा था A की जगह पे हमने लिखा था 2R, तो 2R का हो जाएगा ये क्यूब। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर बनती है, दिस इज़ गोइंग टू बी π/6। क्या बन जाता है भाई, π/6। पूरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एक्चुअली वी आर गेटिंग π/6। अच्छा, अब ये पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, वो पुटअप कर दीजिए। सो इट कम 0.52, दैट इज़ 52%। क्या आता है यहाँ पे, 52%। मतलब इतना जो जगह है वो ऑक्यूपाइड है। तो वॉइड कितना है, सो वॉइड इज़ गोइंग टू बी 48% अप्रॉक्सीमेटली। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी एंड दिस योर ऑक्यूपाइड कितना है और खाली कितना है। अच्छा, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम यहाँ पे क्या बन सकता है, वो भी ज़रा देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम वो होगा 1। नो इन द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अगर हमें यहाँ पे देखना है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ठीक है, तो उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि बीसीसी किसे बोला जाता है। सो व्हाट इज़ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अगर मैं बोलूँ इफ़ लैटिस पॉइंट is at corner of cube plus body center of cube। तो कभी भी लैटिस पॉइंट जो है आपके, मान लीजिए अगर आपने एक क्यूब को इमेजिन कर लिया, यहाँ पे जो एटम्स हैं वो आपके बाय डिफ़ॉल्ट तो कॉर्नर पे होते ही हैं। उसके साथ साथ में अगर आपको एटम्स बॉडी के बीचों बीच आ जाए, जैसे आप सेकंड इमेज में देख लीजिए, ये आपके 4 एटम नीचे जो दिख रहे हैं ग्रीन में, अब बीचों बीच आपका रेड में आ गया एक एटम, ठीक है।
तो जो रेड वाला है वो बॉडी के बीचों बीच है, तो उसके हम बॉडी सेंटर बोल देते हैं। और कॉर्नर पे तो आपको 8 एटम दिख ही रहे हैं। तो जब एटम कॉर्नर के साथ साथ में बॉडी के सेंटर में आएगा तो उसे हम बोल देते हैं बॉडी सेंटर। ये एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव है। ये क्या है भाई? नॉन प्रिमिटिव। दिस इज़ नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, एटम्स आर नॉन टचिंग टू ईच अदर। जो आपके प्लेन में एटम है ना, ये टच नहीं करते। तो टच कौन सा करता है? बॉडी डायगोनल जो पार्टिकल्स होते हैं, बॉडी डायगोनल पार्टिकल्स आर टचिंग। बॉडी डायगोनल का मतलब क्या हो गया? जैसे आपने यहाँ से ये जो है फ्रंट वाला इसको लेके कट किया और वो पीछे चला गया, दिस आर यू गेटिंग? तो आगे से आप कर रहे हैं वो पीछे जा रहा है, दैट इज़ अ बॉडी डायगोनल। या तो फिर आप इसको लेके इधर से मिलाइए, इफ़ यू ट्राई टू मैच, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो है अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये आपका बॉडी डायगोनल है। क्या अभी? बॉडी डायगोनल। तो दो हिस्से में इसको ये डिवाइड कर देता है। यहाँ पे एक एटम होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक एटम है, और बीचों बीच भी एक एटम है। तो बोलने का मतलब ये जो बॉडी डायगोनल है, इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ज़रा देख लेते हैं व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव एटम। तो इफ़ेक्टिव एटम मतलब होता है कि एक्चुअल में एक क्यूब के अंदर कितने एटम आ रहे हैं, उसे हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव एटम। इट इज़ इंडिकेटेड बाय जेड। इसको हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं। तो अब हमने देखा था कि जो कॉर्नर पे होता है, तो कॉर्नर वाला एटम का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है 1/8 इंटू 8 हो जाता है, दैट इज़ टोटल 1, प्लस सेंटर में कोई भी चीज़ होगी तो 100% अंदर ही होगी सिस्टम के, तो 1। तो इसके अंदर जो इफ़ेक्टिव एटम आता है वो आता है 2। अच्छा, अब हमने बात करनी है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, ठीक है। और पहले ये देखते हैं नियरेस्ट एटम के बीच में क्या दूरी होती है। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इक्वल्स टू √3a/2, √3a/2, ठीक है। √3a जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अभी हम लोग देखेंगे बॉडी डायगोनल क्या होता है। अच्छा, अब हमें समझना है इफेक्टिव एटम हमने देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, नियरेस्ट डिस्टेंस देख लिया, पैकिंग एफिशिएंसी लास्ट में देखेंगे। पहले देखते थे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो ये समझना है तो हमें ये क्यूब को फिर से बनाना पड़ेगा। जस्ट ध्यान से देखिए, यहाँ के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। सी, यहाँ पे एक एटम है, तो ये एटम, दिस इज एंड दिस इज अनदर एटम, सो दे आर एट द 1 लेवल। ये आपका अपर लेवल का है। और यहाँ पे एक एटम है बॉडी के सेंटर में, ठीक है। अच्छा, तो अभी जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये बॉडी को कट कर रहा है 2 हिस्से में, और इसके बीचों बीच एक एटम आता है, वो क्या है ना, वो टच कर रहा है, वो दोनों को टच कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ। हाँ, सो दिस इज़ जो रेड वाला एटम है वो बॉडी के बीचों बीच है और टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैंने एक ड्रॉ कर दिया है फेस डायगोनल। क्या ड्रॉ कर दिया? फेस डायगोनल, जस्ट। तो हमें खाली इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हमारे को 2 ट्रायंगल मिल चुका है, ए
बी और ये सी है और इसको मैंने डाल दिया डी। अच्छा, अगर आपने इन ट्राइंगल ए बी, अगर आपने ट्राइंगल जो है ए सी बी ले लिया, क्या ले लिया, सी ए बी ले लिया, क्या ले लिया, सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी पाइथागोरस लगा दीजिए, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर। ठीक है भाई, अगर आपने इसको ए माना है, इसको ए माना है, तो ये क्या आ जाएगा, बी सी आपका क्या आ जाएगा, सी बी बराबर क्या आ जाएगा, √2a आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको √2a। अच्छा, ये √2a हो गया, ये आपका क्या हो गया, a हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 4r हो गया। अब इसी ट्राइंगल में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे। इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, ट्राइंगल डी बी या सी बी डी बी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आप पुटअप करेंगे। बी सी क्या था भाई, √2a का स्क्वायर है प्लस a का स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, फिर बाद में क्या आप कहते हो, सी डी क्या है भाई, 4r का स्क्वायर है। अच्छा, अब वैल्यू यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो ये जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिला के क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। अब इसका ले लीजिए आप क्यूब, तो स्क्वायर रूट मार लीजिए, तो ये हो जाएगा √3a बराबर 2, ये हो जाएगा 4r, क्या हो जाएगा 4r। आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है भाई, ये आपको रिलेशन दिख रहा है, 4r इक्वल्स टू √3a। तो अभी हमें क्या करना है, हमको a और r का रिलेशन मिल चुका है। तो r बराबर r इक्वल्स टू √3a/4, क्या भी, r इक्वल टू √3a/4। ये वैल्यू आपको मेमोराइज करके रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है रिलेशन बिटवीन a एंड r? ठीक है भाई। अच्छा, अब हमको यहाँ पे बात करनी है नेक्स्ट जो है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या सीखना है हमें, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी को जरा देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, बोलिए, याद आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे इफेक्टिवली एटम कितने आए थे भाई, 2 आए थे, और वॉल्यूम ऑफ वन एटम आपको पता ही है 4/3 πr³ होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब a इंटू ए दैट इज a³, तो हो जाएगा 2 इंटू 4/3 πr³ ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब आपने ए की जगह पे वैल्यू पुटअप कर देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, r³ है ना, तो r की जगह पे मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। तो इट इज़ गोइंग टू बी 2 इंटू 4/3 इंटू π√3a/4, दिस इज़ टोटल क्यूब अपॉन a³। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, मिलेगा √3π/8। सिंप्लीफाई करने भी हो जाएगा 0.68, दैट इज़ 68%। तो 68% क्या होता है भाई, 68% जो है यहाँ पे पैकिंग है, पैकिंग इज इक्वल्स टू 68%। तो खाली कितना है भाई, वॉइड जो है 100 माइनस ये कर दीजिए, सो दैट इज़ 32% इज़ द वॉइड फाउंड इन योर BCC। ठीक है।
Now we'll see what is a face centered cubic unit cell. See, this is also non-primitive. This is also non-primitive. Non-primitive. So the lattice point is at face center plus corner of cube. Are you ready? So this is the thing which we found in the face center. If you draw the face centered cubic, so the structure is like this. ठीक है, आपने ये ड्रॉ कर लिया FCC को. सो नाउ यू कैन सी इसका जो इमेज है वो थर्ड वाला ये जो है ये FCC का इमेज है जो परफेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि हर एक फेस के सेंटर पे आपको एटम दिखेंगे. तो हमारे पास 6 फेस होते हैं. वो फेस वाले को मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ. तो राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम को मैंने बता दिया. ये फेस का सेंटर हो गया. अब ये सामने वाली जो विंडो है उसका फ्रंट में इधर आ गया और पीछे वाले का इधर लगा दिया मैंने. ये बात क्लियर है सबको. और कॉर्नर वाले को मैं रेड से दिखा रहा हूँ. दिस इज़ रेड. So they are non-touching to each other. So we have to just see the nearest distance between the two atoms, and then we can go for the A and R relation. अच्छा, अभी यहाँ पे जो है nearest two atom distance. तो ये क्या होता है भाई? √2a/2. ये आपका ये होता है. दो एटम के बीच का जो सबसे कम डिस्टेंस हो सकता है ये √2a/2. एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इफ़ आई से इट इज़ 12, सो वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड से ये 12 कैसे हो रहा है वो ज़रा समझ लेते हैं. अच्छा, अगर आपने देखिए ये लेफ़्ट वाला जो है इसके अंदर आपने ये इमेजिन किया, तो ये जो लेफ़्ट वाला एटम है दिख रहा है, उसको मैंने ब्लैक से फिर से हाईलाइट करना है. ठीक. अच्छा, तो इस तरफ से आप देखेंगे तो ये जो लेफ़्ट वाला एटम है यहाँ पे, इसको कनेक्शन इससे है, इस एटम से है, इस एटम से है और इससे है. 4 एटम तो दीवार में ही हो गए. फिर ये 5वां हो जाएगा, फिर ये 6वां हो गया, फिर ये 7वां और ये 8वां. बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब जैसे ये एटम मैं डायग्राम में देख लिया ध्यान से, ये जो रेड वाला है तो ये नीचे वाले रेड को, उसके राइट वाले को, लेफ़्ट वाले को और ऊपर वाले को, सामने वाले को टच नहीं करेगा. बात समझ में आ रही है? तो 4 राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम हो गए और 4 उसकी प्लेन में हो गए. ये 4 मतलब ये ग्रीन वाले. ठीक है. अब इसके पीछे साइड भी तो एक क्यूब होगा, तो उसका पीछे साइड वाले का राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम, तो मिला के टोटल कितने बनते हैं? 12 आइटम को वो टच करेगा. तो जैसे इसको टच कर रहा है वो, ऐसे ही इसके पीछे भी आपको यहाँ पे एक मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा फेस सेंटर्ड. फिर इसका फेस सेंटर्ड होगा, फिर पीछे वाले का होगा. तो जैसे ये इसको टच कर रहा है वैसे इसको भी टच करेगा, जैसे इसको टच कर रहा है वैसे यहाँ भी जाएगा. जैसे बैक वाला है ये बैक. तो आप अगर टिक देखेंगे तो आपको 12 टिक देखेंगे. 1 2 3 4 इधर 4 इधर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया भाई FCC का? 12. कितना हो गया? 12. नाउ विल सी द रिलेशन बिटवीन A एंड R. रिलेशन बिटवीन A एंड R. तो अब यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है 4 स्फीयर को जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, लेकिन अब जैसे ही इसके अंदर एक स्फीयर प्लेस करेंगे तो ये चारों को टच करते लगता है. ये आपका फेस सेंटर है. दिस इज योर फेस का सेंटर. अच्छा, अब मैं इसको ज़रा एज अ क्यूब बना देता हूँ. ये आपका क्यूब हो गया. अच्छा, अब ये जो फेस का डायगोनल है, दिस डायगोनल इज़ 4R. सही बात है. फेस डायगोनल क्या है आपका? फेस डायगोनल इज इक्वल्स टू 4R. ठीक है. और ये जो है आपका R है, सॉरी A है, एंड दिस इज ऑल्सो A. सिंपल सी बात है, आपने अप्लाई करना है पाइथागोरस. तो पाइथागोरस के हिसाब से जो आपका फेस डायगोनल है
तो फेस डायगोनल की वैल्यू क्या आती है, एफ डी फेस डायगोनल आएगा √2 है, और √2 बराबर 4r आपको दिखाई रहा है। सो √2 इज इक्वल्स टू 4r, सही बात है। सो देयरफॉर आई कैन से दैट r इक्वल्स टू √2a बाय 4 एंड दैट इज a बाय 2√2। समझ में आ रही है? तो r का फॉर्मूला क्या बन गया, r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2√2। दिस इज योर रिलेशन बिटवीन a एंड r। ठीक है भाई। अच्छा, इफेक्टिव एटम कितना बन सकता है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। इफेक्टिव एटम देखिए, कॉर्नर से तो हमने पहले ही देख लिया, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 एक का होता है, और ऐसे हमारे पास 8 है तो ये 1 हो गया। प्लस फेस भी कितना हमारे पास 6 फेस है, और एक फेस से कंट्रीब्यूशन आता है 1/2, क्योंकि वो एक दीवार जो होती है वो 2 कंपार्टमेंट को ज्वाइन करता है। तो कोई उस दीवार के बीच में कोई आइटम आ गया तो वो दोनों के बीच में शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इंटू क्या हो गया भाई 6, तो ये कितना हो गया, दिस इज़ 3। सो 1 + 3 दैट इज़ 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया इसका, 4 पर यूनिट, सॉरी इफेक्टिव एटम क्या आ गया, 4 पर यूनिट सेल। अब बात कर लेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसकी। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है, दैट इज़ पैकिंग फ्रैक्शन ओनली, वी कैन से दैट। सो पैकिंग एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लिखता हूँ, z मतलब 4 इंटू 4/3 πr³। एक क्यूब का एक आपके एटम का फॉर्मूला, एंड एटम्स वी ऑलवेज कंसीडर एज अ, मतलब वो स्फीयर है, उसका कोई दूसरा शेप नहीं है, इट इज़ ओनली स्फीयर, हेंस आई एम राइटिंग 4/3 πr³ एज अ वॉल्यूम। एंड देन a³ हो जाएगा उसका टोटल वॉल्यूम। तो आपने क्या करना है भाई, r³ की जगह पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, a अपॉन 2√2³। सो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू a/2√2, इसका टोटल क्यूब कर दीजिए आप, अपॉन a³ तो है ही यहाँ पे, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको मिलेगा π/3√2। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे इट कम 0.74, दैट इज़ 74% का पैकिंग है। क्या भाई, 74% की पैकिंग है। तो वॉइड कितना है भाई, सो देयरफॉर वॉइड बराबर 100 माइनस दिस 26% का क्या हो जाएगा भाई, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड। सो अभी मैं एक टेबल दे देता हूँ फटाक से, तो वो आपको सारा चीज़ क्लियर कर देगा। यूनिट सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। फिर रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, आई कैन से दैट CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो अगर मैंने सबसे पहले बात करनी है सिंपल का, किसका बात करना है, सिंपल यूनिट सेल और सिंपल क्यूब। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था भाई, 8 इंटू 1/8 दैट इज़ 1। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर इक्वल्स टू a/2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना आ रहा था भाई 52%। सही बात है। नाउ गेट बैक टू द सेकंड टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट वी हैड अ BCC। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स में इसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना था, 8 इंटू 1/8 प्लस 1 दैट इज़ 2। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर क्या था भाई, r इज इक्वल टू √3a/4। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आ रहा था, और वॉल्यूम जो आपका टोटल पैकिंग में जा रहा था वो था 68%। थर्ड पे आ जाएंगे हम लोग FCC। सो इन द केस ऑफ FCC इट इज़ 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 into 6, that comes how much, 4, and r equals to √2a/4। are you getting? and then it was 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था, और आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है पैकिंग फ्रैक्शन वॉज 74%। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 3। थैंक यू।